जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नेवी मेडिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम बहुत ही पास है। 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बायोलॉजी का मैराथन क्लास लेके आया हूं और ऑल टॉपिक कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो, यानी एक वीडियो से पूरे टॉपिक बायोलॉजी का ख़त्म। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर आप इस क्लास से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे चुनिंदे क्वेश्चन लाए हैं, तो क्लास को अंत तक कीजिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में छप सके और आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, और अच्छा अटेम्प्ट दे सके अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो इतना तो बनता है, क्योंकि इसमें ना तो आपका कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है। अब क्या बताना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको समझदार कर सकते हैं एफर्ट दीजिए तो। ठीक है, बाकी बात करते हैं डिफेंस वॉरियर स्टडीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पुष्टरीकरण विधि में सूक्ष्म जीव को मारने के लिए दूध को किस टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बता दीजिए। तो आपका 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है पुष्टरीकरण विधि में। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आपका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है और 1930 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। ठीक है, बाकी देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर सकते हैं। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो IVF जैसा कि आप पता है, इंदिरा IVF वगैरह का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म IVF का क्या होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, महिला के शरीर के बाहर उसके जो अंडे होते हैं उसको निषेचित करने का, फर्टिलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता कौन सा है बताइए, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता कौन सा है, तो सांप तृतीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है, सांप निगलता है मेढक को। ठीक है, मेढक खाता है उससे छोटे छोटे कीड़े को। ठीक है, तो मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा। जब पौधे घास वगैरह जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और जो भी शैवाल वगैरह होते हैं सब उत्पादक की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, और अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, यानी कह सकते हैं आप लोग क्या कंज्यूमर बोल रहे हैं हम, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो टीडा हो गए, खरगोश हो गया, घोड़ा हो गया, जिराफ हो गया, जब मान लीजिए हम लोग हैं, हिरन हो गया, कछुआ हो गया, ये सब क्या होता है, मतलब फर्स्ट पहले यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप लोग सेकेंड की बात करें तो हम लोग को क्या खा सकता है, शेर खा सकता है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम लोग को नहीं, घोड़ा वगैरह, घोड़ा जिराफ ये सब होता है फर्स्ट में, और सेकेंड में आपका हो जाता है कुत्ता, मेढक और भेड़िया। ठीक है, ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता में भी मांसाहारी आएंगे। ठीक है, शेर, बाघ, मगरमच्छ, ध्रुवीय भालू, जगुआर वगैरह। ठीक है, और अपघटक में बैक्टीरिया और कवक आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। यहाँ पे जोड़े पूछा है, जोड़ा जब पूछे ना तो दोस्त क्या होगा, जोड़ा जब पूछे तो आपका 23 जोड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर नंबर पूछे तो 46 होता है। ठीक है, 23 मेल में, 23 फीमेल में। ठीक है, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी देख सकते हैं 23 जोड़ा होता है, मतलब 23 होता है, यानी 46, यानी 23 जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए। नारियल के रेशे छिलके उत्तक के बने होते हैं, स्क्लेरेन काइमा से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पारिस्थितिक इकोसिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इकोसिस्टम एक शब्द है, और यानी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो AG टांसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, 1935 में। ठीक है, 1935। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट। अरे, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो जैसा कि आपको पता है EP ओडम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन जानते हैं, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, डार्विनवाद का नियम, यानी प्राकृतिकवाद का नियम दिया था। ठीक है,
प्राकृतिक चयन नामक विकासवाद का सिद्धांत दिया था 1859 में। बाकी और रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किए थे, यानी मृत कोशिका की खोज किए थे, डेड सेल का खोज, ठीक है, डेड सेल का खोज किए थे, ठीक है, मृत कोशिका का खोज। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किए थे, न्यूक्लियस, अरे भाई न्यूक्लियस ढंग से लिखो ना यार, केंद्रक लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। केंद्रक का खोज हुआ था, ठीक है, केंद्रक का खोज किए थे, कब किए थे, अगर आपसे पूछ दे ये भी पूछा जा सकता है, केंद्रक का खोज मतलब न्यूक्लियस का खोज कब किए थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1831 में किए थे। और डेड सेल का खोज कब किए थे आपको बताना है। किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के कारण ऐंठन क्यों होते हैं? हमारे मांसपेशियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, ऐंठन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण नहीं, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी ये ऑक्सीजन अणु के टूटने से नहीं होता, पेप्सिन एंजाइम के कारण कुछ नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर? केला होता है, सबको पता है, ठीक है। बाकी लहसुन, धनिया, नींबू बात छोड़िए। धनिया का नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है साइंटिफिक नाम बताइएगा। देखिए धनिया का नाम क्या हो जाएगा, धनिया का नाम बता दीजिए। धनिया का कोरिएंड्रम सैटिवम, कोरिएंडम सैटिवम, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मे भी हो सकता है इधर उधर हो जाए। कोरिएंड्रम सैटिवम, ठीक है, सैटिवम होता है, सैटिवम सैटिवम सैटिवम, ठीक है। लहसुन का क्या होता है, लहसुन का क्या लिख सकते हैं आप लोग, एलियम सैटिवम, एलियम एलियम सैटिवम, एलियम सैटिवम, ठीक है, एलियम सैटिवम। बाकी आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम का आपका बगीचा हो जाएगा। बाकी जंगल झील और आपका तालाब, जब ये सब क्या है, नेचुरल परिस्थितिकी, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम का। निम्नलिखित में से किसी अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? झरना का जल, यानी लेक का वाटर, ठीक है, लेक वाटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। जब ब्रेड ऊपर उठती है तो बेक होती है, तो आटे में हजारों बुलबुले बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन रटना नहीं है कुछ। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर चिड़िया किस कारण से होती है? तो बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन जुगाली करने वाला जानवर है? तो हम लोग गाय को रखते हैं जुगाली करने वाले जानवर की श्रेणी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी जुगाली कर सकती है क्या? भाई कभी नहीं, गधा नहीं कर सकता, घोड़ा नहीं कर सकता। एक चीज़ बताइए, घोड़ा का सींग होता है कि नहीं होता है बताइए? कोई भी पदार्थ जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण करती है, मतलब करने का कारण बनता है, वो क्या है? एंटीबॉडी तो एंटीजन याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ओसीडी का पूर्ण क्या हो सकता है पेपर में आ जाए? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाना चाहिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाला एक बीमारी होता है, ठीक है। मकड़ी के जाले से बने होते जो प्रोटीन का बना एक प्राकृतिक फाइबर है, किसका बना होता है? रेशम का बना होता है। मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया गया? एनाजन, केटाजन, टेलोजन। बाल में होता है, कहाँ बाल कहाँ है? ऑप्शन ए, ठीक है, एनाजन, केटाजन, टेलोजन, ये सब क्या किसमें होता है? बाल में होता है, सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में एक सूक्ष्म खनिज है, मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज कौन सा है? सेलेनियम है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एशिया का बड़ा सदाबहार पेड़, एशिया का बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा जा सकता है पेपर में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होती है, तो फिकस बेगालेंसिस याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मोरेसी फैमिली में आते हैं, साथ ही साथ इसका जो क्लास है वो रोजलेस में आता है, ठीक है। और जगत जो है प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट बात, घरेलू का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस, ये तो कुत्ता का नाम है, कुत्ता का नाम है कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस। भैंस का बुबलस बुबलिस है,
बिल्ली का क्या होता है? गाय का बोस इंडिकस है। बिल्ली का क्या है? इसको लिख देते हैं बोस इंडिकस, बोस टारस या फिर बोस इंडिकस, बोस टारस भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुत्ता का तो पता है, बिल्ली का कैटस कुछ ऐसे होता है, क्या होता है दिमाग पे नहीं आ रहा है। अरे भाई फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। ठीक है। बाकी भैंस का बुबलस बुबलिस याद रखिएगा, बुबलस बुबलिस। थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं है लेकिन सुन लीजिएगा सही से। ठीक है। इस पर फ़ोन पे करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। लैपटॉप तो है नहीं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक का साइंटिफिक नाम मैंगी फेरी इंडिका है। कोकस न्यूसीफेरा जो है आपका नारियल का है, नारियल का है। ठीक है, नारियल का है, नारियल का है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नारियल लिख देते हैं। बाकी मोनोन लोंगिफोलियम किसका है? लल्ला लोरी। ओ भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या? लोनन लोंगिफोलियम किसका है? अशोके के पेड़ का, अशोका का पेड़ का है, अशोका पेड़। ठीक है, अशोका ट्री का है। ठीक है। बाकी देखते हैं केसुरीना किसका है, तो एक पाइन पेड़ आता है ऑस्ट्रेलिया में। शर्करा में मौजूद घटक क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है डायरेक्ट। दूध, समुद्री भोजन, मेवा, साबुत अनाज में कौन सी खनिज उच्च मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? फास्फोरस होता है दोस्त। ठीक है। और बात करते हैं फ्लोराइड का, तो दांत के क्षरण को रोकता है। ठीक है। और जिंक जो होता है घाव भरने में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? फोलिक एसिड होता है जो कि विटामिन B12 होता है। ठीक है, B12 फोलिक एसिड होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट के उपयोग के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या यूज किया जाता है? ग्लूकोज यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? विटामिन डी सबको पता है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। बाकी साइंटिफिक नाम, सॉरी इसका जो पूछा जाता है, एक मिनट, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में किसके लिए सहायक होते हैं? विटामिन और खनिज निम्नलिखित में किसके लिए सहायक होते हैं? विटामिन खनिज हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए यूजफुल होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, चिकित्सा द्वारा अनुशंसित आहार संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA mg पर डे कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए, 300 mg पर डे। ठीक है, 300 mg पर डे। ठीक है ना, याद रखिएगा। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर विटामिन B12 होगा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाम होता है कोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो आँख और त्वचा के लिए ऑप्शन ए होगा, यानी विटामिन ए होगा। ठीक है। और इसे कलर ब्लाइंडनेस होता है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस। अरे भाई सच बता रहा है, लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है यार, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बताओ? रिकेटस एक डिजीज होता है, इसकी कमी से होता है रिकेटस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी बेरी B4, बेरी बेरी B4, बेरी बेरी, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? आयरन के अवशोषण को प्रभावित करने वाला विटामिन सी होता है। ठीक है। और स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम। और स्कॉर्बिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O6। हो सके तो पूछ दे। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, लेकिन पूछता नहीं है स्कॉर्बिक एसिड
बाकी लिख दे रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो सबको पता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होता है, विटामिन डी की कमी होने पे ये चीज़ होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में कौन कौन सा है? देखिए, फैट में पूछे कौन कौन सा घुलनशील है, फिर वाटर में कौन सा सोल्यूबल है, सब बता दीजिए। ठीक है, इसमें आएगा ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के ए आपका फैट में घुलनशील होता है, बाकी बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो पूछ क्या रहा है? फैट में। फैट में तो डी है ना ऑप्शन में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें बताइए, सम्मिलित कीजिए। तो प्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से मिला देंगे, वसा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। प्रोटीन, अच्छा इसका क्या दिया है? खनिज पदार्थ कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। प्रोटीन मायोसिन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? 1 का 4, 1 का 4 इसमें है तो ऑप्शन यही होगा, और सब में है ही नहीं। इसको मिलाइए और नाम देखिए, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, सबको पता है। विटामिन बी 12 का नाम कोबालमिन है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और बाकी डी का डी होगा, डी का डी ही होगा, कैल्सीफेरॉल। तो 1 का क्या होगा? 1 का 2 होगा। 1 का 2 किस में है? 1 का बी, 1 का बी है, 2 में है। नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? अंडा में अनुपस्थित कौन सा होता है? अंडा में, ओ विनोद, अंडा में विनोद, अंडा में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बाकी खट्टा फल में, सब जितना भी खट्टा फल होता है उस सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे फल हो गया, फल संतरा फल होता है ना, वो मिर्च हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका काला अंगूर हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गया, आलू में भी पाया जाता है। निम्नलिखित तो कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के विखंडन में भूमिका निभाता है? बताइएगा। घाव भरने में जिंक का बहुत हेल्प रहता है। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए बी और डी होता है, सी नहीं होता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम की 15 ग्राम? बताइए। तो 25 ग्राम राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नीशियम एक तरह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और हड्डी को मजबूती में भी सहायता करता है। ठीक है, हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा के रूप में क्या यूज होता है? स्टार्च और शर्करा, जब भी शर्करा का नाम है तो क्या मारना है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट मारना है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के बिना होता है तो अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? एक चीज़ इसमें बताना भूल गए, कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन का संयोग होता है कि नहीं? तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ठीक है, और केशिका श्वसन और कोशिका श्वसन में अंतर है। केशिका श्वसन जो हार्ट में एल्वियोली होता है उसमें ऑक्सीजन को एकत्र करने का काम करता है। केशिका श्वसन में हार्ट से रिलेट करता है। सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो सेब में पोटासियम होता है। ठीक है, और कौन सा एसिड पाया जाता है सेब में? तो एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिड में मैलिक एसिड जानते हैं, मैलिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन तो कौन सा अनाज में ओरिजेनिन होता है? तो ओरिजेनिन चावल में होता है कि गेहूं में होता है? चावल में होता है। बाकी गेहूं में फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर आर ई होगा कि आर होगा, देख लीजिएगा। जो मोटा अनाज है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन। वे पौधे जो सूर्य की तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हेलियोफाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन हमने पढ़ा। ठीक है,
ये जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट एक तरह से बोल सकते हैं जो रेगिस्तान के लिए बेसिकली आता है, ठीक है ना, रेगिस्तान के लिए होता है। और नियोफाइट्स जो होता है, नियोफाइट्स जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, ये मतलब पाया ही नहीं जाता एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र में। पत्तियों में कौन सा नामक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है? तो क्लोरोफिल सबको पता है, हरा रंजक होता है जो कि पत्ते को हरा रखने का काम करता है, ठीक है ना। कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषक को तनों और पत्तों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। चल चल वे तू बंदिया इस गलिए जहाँ कोई किसी को न चाहे। ऑप्शन ए जाइलम, ठीक है। जल खनिज पोषक तत्वों को तनों से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जाइलम, और खाना भोजन वगैरह के लिए फाइलम, ठीक है, फ्लोएम, सॉरी फाइलम नहीं। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत भगवान सूर्य की जय, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पोषण की वो विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? ठीक है, तो स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, ठीक है, जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। और मृत पोषी यानी सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक तरह से बोल सकते हैं जैसे इसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है, जैसे कवक हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी फोटोट्रॉफिक में क्या होता है? जैसे मतलब जो लाइट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, ये सब फोटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है एक तरह से अपने पोषण के लिए दूसरे मतलब अपने पोषण के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, कुसकुट्टा यानी अमरबेल है, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, परजीवी इसको बोल सकते हैं, आई थिंक विषम पोषी पोषण को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो मिट्टी, जल और वायु, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। पत्ती का चौड़ा हरा हिस्सा क्या कहलाता है? पत्ती का चौड़ा और हरा हिस्सा क्या कहलाता है? सबको पता है दोस्त, क्या कहलाता है? फलक कहलाता है, ठीक है। सबको नहीं पता दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था, फलक कहलाता है, ठीक है। बाकी अगर बाहर से कोई भी नुआई जाए तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा प्लेस पे नहीं आया हूँ जहाँ एकदम शांति हो सके, ठीक है। एकदम शांति जगह पे मतलब रहने की कोशिश तो करता हूँ, रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ शांति जगह पे, लेकिन बाहर से कुछ ना कुछ सुनाई जा ही जाता है, ठीक है। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है? बता सकते हैं कौन सा यूज किया जाता है? तो बता दो विनोद। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रहा है दोस्त, सच बता रहे हैं, दिन में गर्मी हो रहा है अभी। नाइट्रोजन राइट आंसर होगा, ठीक है। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है पौधों में। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ये हार्मोन का क्वेश्चन है ना, राइट, हार्मोन। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? एक तरह से कोशिका वृद्धि में सहायता करता है। बाकी जिबेरेलिन जानते हैं कि अंकुरण करने का काम, पत्ती और फलों का जो भी है अपना विकास में सहायता करता है जिबेरेलिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? एक तरह से जो टहनी होता है उसमें कोशिका विभाजन कर, मतलब एक तरह से टहनी बहुत सारा निकालने का काम करता है साइटोकाइनिन। और जिबेरेलिन हार्मोन क्या होता है? जिबेरेलिन तो बता दिए, एक तरह से उसका अंकुरण वगैरह, सूखना पेड़ पौधों का सूखना, पेड़ पौधों में अंकुरण लाना, सब जिबेरेलिन का काम है।
बाकी एथिलीन जो एक तरह से पादप हार्मोन है जो कि गैस रूप में होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैस फॉर्म में होता है एकमात्र, ठीक है, एथिलीन, जो कि एक तरह से पकने और फलने का काम करता है, मतलब फलने फूलने का काम करता है, समझ रहे हैं ना, पकाने का काम। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है उसमें वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। एथिलीन होता है एकमात्र गैस के रूप में होता है, जो कि क्या करता है, एक तरह से फलों को पकाने का काम करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन एक प्रकार से मतलब टहनियों का विभाजन करने में काफ़ी सहायता करता है, यानी टहनियाँ निकालता है, इससे टहनी बहुत सारा निकलता है इसी कारण साइटोकाइनिन की वजह से। जिबेरेलिन होता है एक तरह से पत्तों का सूखना या फिर नया पत्ता अंकुरित होना, सब चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जानते हैं, तो इसको एग्रोनोमी यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, एग्रोनोमी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रायोलॉजी क्या होता है, ब्रायोफाइटस, बायोलॉजी नहीं है, ब्रायोलॉजी है। ब्रायोलॉजी होता है ब्रायोफाइटस से रिलेटेड, ठीक है, एक बोटनी में पढ़ते हैं हम लोग। एनाटोमी क्या होता है, एनाटोमी एक तरह से शरीर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अपना देखा जाता है, इसमें पढ़ा जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी जो होता है एक तरह से घास से रिलेटेड है, एग्रोस्ट्रोलॉजी घास से रिलेटेड है, घास से, ठीक है। एग्रोनॉमी तो बता दिया, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा से है, ठीक है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन है, एक तरह से बोटनी में पढ़ते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा, ठीक है। एनाटोमी जो होता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर समझ लीजिए, वैसे फिजिकल बॉडी बोल दिया ना, समझ चुके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलता है, रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन निकलता है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कैसे होती है, CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O, ठीक है। साथ ही साथ तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 का निर्माण होता है, ठीक है, जो O2 हम लोग लेते हैं। और इसमें एक क्लोरोफिल का काफ़ी योगदान रहता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। बाकी देख सकते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आयोडीन की कमी से अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है, कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है, थायराइड ग्रंथि जो होता है वो क्या फूल जाता है, एक तरह से सूजन आ जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न की तो कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं होती है, आनुवांशिक बीमारी जेनेटिक्स होती है, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब एक तरह से जैसे पिता में है बीमारी तो उसके संतान में आ जाएगा, ठीक है, वैसा बीमारी आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है। लेकिन आनुवांशिक नहीं है पूछ रहा है, तो मलेरिया जो है आनुवांशिक नहीं है, ठीक है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, प्रोटोजुआ के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, ठीक है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, वो काट लेगी तो आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ऐसे मत बोलो, मलेरिया हो जाएगा, मतलब एक तरह से मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है। बाकी डाउन सिंड्रोम एक तरह से बोल सकते हैं, अभी एक डिजीज है, ठीक है। बाकी वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो जाता है, तो सबको पता है मोतियाबिंद से एक तरह से व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, मतलब काला वाला क्षेत्र पे सफ़ेद भाग, मतलब सफ़ेद दाग धब्बा की तरह हो जाता है मोतियाबिंद में। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बिडाल टेस्ट सबको पता है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है, जो आपके पेपर के लायक है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी CRP टेस्ट किस में होता है, ये आपका CRP टेस्ट एक तरह से क्या होता है, रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, जो कि
आपके शरीर में प्रोटीन टेस्ट को मापता है, प्रोटीन टेस्ट को मापता है, ठीक है, कि प्रोटीन आपके शरीर में कितना, मतलब प्रोटीन लेवल जांच करता है, ठीक है। विवेक्स टेस्ट के बारे में बताइए, छोड़िए। कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं लेने के कारण कौन सी बीमारी होती है, जैसे कमजोरी, रक्तचालकता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्या होती है। 3 महीना तक अगर आप विटामिन सी का सेवन नहीं कीजिएगा तो कौन सा बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है दोस्त, बताइए तो। अरे रंजन जी 92 कहाँ है, सॉरी 62 ना, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो स्कॉर्बी रोग होने का चांस रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी पिलाग्रा तो नियासिन की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B3 आई थिंक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक संक्रमित मादा प्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिससे अनियमित ज्वर, वजन घटने, पीलिया और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी था विनोद, बताइएगा इसका नाम। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस होगा क्या, बताइए तो। नहीं, इसको विस्करल लेशमेनियस बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंत का यानी काला जर बोल सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटाई रोग बार बार पूछा गया पेपर में, हो सकता है पेपर में आ जाए, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछा जाता है। निद्रा रोग एक रोगवाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है, बताइएगा आंसर इसका। और हाँ दोस्त, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्त, क्योंकि शेयर सपोर्ट के कारण ही मतलब हम आगे क्लास को जारी रखेंगे, क्योंकि हम क्लास इतनी मेहनत से बनाते हैं और क्लास कोई देखेगा नहीं तो क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब क्लास को करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि क्लास कराओ क्लास कराओ, सच में टाइम का इतना वो है ना, क्या बताएं दोस्त, ठीक है। बाकी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण होता है। एक बार ये प्रोटोजोआ हमको काट लिया था, समझ में है ना, मतलब ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, इसके कारण से मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है, नींद बहुत आ रहा था। कुछ भी मतलब चाय पी रहा था तब भी वैसा, कॉफ़ी पी रहा था, कुछ भी अब प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान है, राइट आंसर बताइएगा। स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान बताइए। चल चल वे तू बंदिया इस गलिए जहाँ कोई किसी को नहीं गाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बंदा। और बताइए यहाँ पे अल्जाइमर रोग विशेषतः ब्रेन से रिलेट करता है, मतलब रिलेशन है इसका। डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों आपका नाक और गला से रिलेट करता है। गोनोरिया होता है एक तरह से जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। बाकी बात करते हैं आपका कंठमाला लार ग्रंथि, यानी आप इस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी आपके चार्ट जो बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं, काफ़ी चांसेस है उसमें से डायरेक्टली हिट कर रहे पेपर में। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्का छिपाक नामक रोग होता है, जीरोथेल्मिया नामक रोग होता है। भाई बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट, इसको मान लो, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं मानूंगा, पेपर में डायरेक्टली हिट कर सकता है, ठीक है। जीरोथेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। निमोनिया रोग से क्या प्रभावित होता है, तो निमोनिया बेसिकली फेफड़ा को इफेक्ट, मतलब फेफड़ा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर उस बीमारी में पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण से फेफड़ा को मतलब एक तरह से छोटा टीबी बोलते हैं निमोनिया को, ठीक है ना, खतरनाक डिजीज़ है। बाकी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कौन से अंग को प्रभावित करता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में हिट करेगा डायरेक्टली, देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आएगा। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? देखिए, अगर आप दांत वगैरह साफ़ कराए होंगे ना, या फिर दांत वगैरह मेडिकल अगर आपका हो, मतलब नेवी, एयरफोर्स या किसी चीज़ का मेडिकल हो ना, तो उसमें जब आप दांत वगैरह साफ़ करवाते हैं तो एक कोलगेट या पेस्ट देता है, उसमें देखिएगा फ्लोराइड पहले ही लिखा रहता है, ठीक है, उस पेस्ट पे, ठीक है, यानी दांत क्षय को कम करता है। यानी दांत साफ़ करवाने के बाद कहीं ना कहीं आपके जो मसूड़े होते हैं कमज़ोर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है मसूड़े के ऊपर, जिस कारण से वो दांत झड़े नहीं, जिस कारण से आपको फ्लोराइड का टूथपेस्ट देते हैं कि मतलब आपका दांतों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कौन सा विषाणु से रोग होने वाला नहीं है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग में बात करें तो रेबीज जो है एक तरह से वायरस होता है, ठीक है। रेबीज यानी जलांतक, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी टाइफाइड, हैजा, प्लेग, ये सब आपका बैक्टीरिया से है। और जो जो चीज़ बोल रहा हूँ एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ है, ठीक है। तो 3 बता दिया। आगे पेपर में पूछ दिया कि हैजा किससे होगा, तो अब मत बताइएगा, मतलब आप ये मत कहिएगा कि नहीं है आप पर हैजा, ठीक है। यहाँ पे बता दी हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन को भी साथ में लेके चलना है ना, इसी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है? संचारी रोगों का उदाहरण, संचारी बोल सकते हैं, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला कॉन्टाजियस डिजीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मधुमेह होता है एक तरह से, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। बाकी चेचक जो होता है टचेबल डिजीज है, छुआछूत से फैलता है। खांसी जुकाम होगा, क्षय रोग होगा, ये सब टचेबल डिजीज है, ठीक है। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की एक बीमारी है? गलगंड बताइए। गलगंड एक तरह से बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, पेपर में हो सकता है पूछ दे। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। जो जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्त, देखिए जो जो पेपर के लिए एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे चीज़ इस क्लास में कवर कर दूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन लाया मैं पिरो के, मतलब एकदम चुन के, इसके लिए लगभग मेरे को 10 दिन लगा है क्वेश्चन ढूंढने में, और टाइपिंग के लिए दूसरे बंदे को दिया था तो बंदा किया नहीं यार, सच बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं रात भर जाग कर इस क्लास को, मतलब PDF वगैरह को तैयार किया हूँ। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर काटने से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करते हैं भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हेपेटाइटिस का भी अलग अलग टाइप होता है फिलहाल, लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है आपका यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। और डेंगू में क्या घट जाता है? कौन सा आपका ब्लड सेल घट जाता है? तो आपका प्लेटलेट्स घट जाता है, इतना याद रख लीजिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। बाकी डेंगू जो होता है वायरस के द्वारा होता है। फील पाँव जो होता है एक तरह से क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं इसको। बाकी क्या है, डेंगू जो होता है एडिज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है, ये याद रखिएगा, एडिज एजिप्टी मच्छर काटने से होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हैंड राइटिंग उतना सही नहीं है। चिकनगुनिया के बारे में बात करते हैं। चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, ठीक है। और एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के कारण बनता है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है एक प्रजाति है जो जापानी इंसेफ्लाइटिस को मतलब बढ़ावा देता है। क्यूलेक्स मच्छर ऐसे शॉर्ट में क्यूलेक्स लिखते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका आपने लिया होगा, जापानी बुखार, ठीक है, उसके लिए मतलब क्यूलेक्स मच्छर समझते हैं ना, तो क्यूलेक्स मच्छर जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए जिम्मेदार है। मच्छर जापानी बुखार लिख देता है,
लाइटिस, देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? देखिए ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, कौन सा जीवाणु से कौन सा विषाणु से, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित की बात करें, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल रोग है, तो यानी छांटिए। देखिए जैसा कि पता वायरस से होता है रोग आपका, वायरस से होने वाला रोग है आपका रेबीज, ठीक है। और कुष्ठ रोग किससे होता है? कुष्ठ रोग जो होता है एक तरह से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से, इबोला वायरस से, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा रोग अवधि का युग्म सही है? अल्पकालिक, लंबी अवधि, दीर्घकालिक, कम। अरे भाई उल्टा कर दिया है, ये वाला ये और ये वाला ये, यानी आपका दोनों गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी अल्पकालिक जो होता है कम समय के लिए होता है, दीर्घकालिक लंबी अवधि के लिए होता है। और रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। कौन सा कम समय तक रहने वाला जो होता है दीर्घकालिक होता है क्या? आराम से देखिएगा, अल्पकालिक होता है कम समय के लिए, दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। तो कम अवधि तक रहने वाला क्या होता है? एक्यूट होता है, तीव्र होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। बाकी देखते हैं विनोद। जैसे दीर्घकालिक डिजीज का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, तो जैसे गठिया हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। ये सब है दीर्घकालिक रोग का। लेकिन तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण कौन कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स होता है, आपको पता है, ठीक है। चिकन पॉक्स कवक के कारण होता है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं हम, क्या मतलब दिमाग घूम गया क्या तुम्हारा? चिकन पॉक्स क्या बोल रहे हो यार? कवक के कारण होता है, नहीं, कवक के कारण दाद होता है दोस्त, थोड़ा सा बाई मिस्टेक होगा, ठीक है। बाकी हैजा तो पता है, बैक्टीरिया, तपेदिक, यानी तपेदिक क्या होता है? टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी कोविड-19 वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस के लिए भी लिख देता हूँ, तपेदिक के लिए भी लिख देता हूँ, और हैजा के लिए भी लिख देता हूँ। बाकी फंगस इन्फेक्शन दाद के लिए लिख दे रहा हूँ, तो समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग यानी वायरल रोग है। वायरल समझते हैं ना, यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग। तो इसमें आपका चिकन पॉक्स आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, पिछले बार में गलती से दे दिया था आंसर। बाकी देखते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किस में होता है दोस्त? तो और मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली हिट करें, और एग्ज़ाम पर्पज़ से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 251 क्वेश्चन कर लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका बेस आपका ठीक हो जाएगा एक तरह से, और आपका जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन तो किस विटामिन कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिस कारण से ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, जिस कारण से विटामिन के की गोली भी कोई कोई लेता है, देखते होंगे आप लोग। बाकी देखते हैं किससे कौन सा बीमारी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वाशियोरकर तो सबको पता है प्रोटीन की कमी से होता है, तो यहाँ पे 1 का डी होना चाहिए। अब कैसे मिलाऊँ इसको? ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। कमज़ोर हड्डी जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। रक्ताल्पता आयरन की कमी, और बाकी एक और बचा है क्या? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इधर लॉन्ग लीजिए, ठीक है। आइए, एक ऐसी तकनीक जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है बताइएगा? चलिए कोई बात नहीं, आ रही है। कुछ बता दूँ क्या? कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि जगह काफ़ी कम है दोस्त, ठीक है। और ट्राई करता हूँ, अगर लिखने का बोले तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। देखिए कुछ डिजीज़ है, जैसे मैं बता दूँ, हैजा जो है, हैजा कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो विब्रियो कोलेरी याद रखिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी,
ठीक है। विब्रियो कोलेरी आपका कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है किसकी कमी से किसकी कमी नहीं, मतलब किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइक्रोबैक्टीरियम, माइको नहीं माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम क्या हो जाएगा? लेप्राई, याद रखिएगा, लेप्राई, ठीक है। बाकी आगे और बता दूं, जैसे आपका कुछ और डिजीज है, जैसे डिप्थीरिया, माफ़ कीजिएगा, डिप्थीरिया ऐसे लिखेंगे ना। डिप्थीरिया जो है इसमें आपका कोरिने बैक्टीरियम होगा, ठीक है। कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया देखिए हैंड राइटिंग सही नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। बाकी एक और लिखवा दे रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट है, टिटेनस का लिखवा दे रहा हूँ। टिटेनस काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है। टिटेनस हो गया आपका, रेबीज हो गया, बहुत डेंजरस डिजीज़ है, ठीक है। टिटेनस जीवाणु से होने वाला सबसे खतरनाक रोग है, और साथ ही साथ आपका वायरस से होने वाला सबसे डेंजरस रोग कौन सा है? एड्स है, ठीक है ना दोस्त। टिटेनस, तो टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम और ये भाई हमारा हैंड राइटिंग देखिए, मतलब क्या हुआ, इसको मिटाओ पहले, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा हैंड राइटिंग देख के, खुद दिमाग ख़राब होता है। क्या लिख सकते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, लास्ट में ऐसा चाहिए जाएगा। यर्सिनिया पेस्टिस से प्लेग होता है, यर्सिनिया पेस्टिस, पेस्ट से प्लेग याद रख लीजिएगा, पेस्ट से पेस्टिस, ठीक। बाकी एथलीट फुट कवक के कारण होता है, ठीक है। जूता वगैरह पहन लेते हैं लोग गलत, मतलब किसी को एथलीट फुट है और जूता पहन लिया, और तुम जूता पहन लिए तो तुम्हारे पैर में हो जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, उसमें खुजली वगैरह होने लगता है उसमें। मनुष्यों में तपेदिक कैसे फैलता है? तपेदिक से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको तपेदिक को टाइफाइड बोलते हैं। और देखिए एक चीज़ है, इसे आंत्र ज्वर भी बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़, क्षय रोग आपको टीबी को बोला जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तपेदिक कैसे फैलता है? तो तपेदिक जो होता है दोस्त, एक तरह से जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके संक्रमण से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत की सूजन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हेपेटाइटिस हो जाएगा, जो कि लीवर से रिलेट करती है। बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो रेबीज होता है, और डेंजरस रोग है भाई, सच बताएं। वीडियो देखे हमारा शरीर सिहर गया एकदम से, सच बता रहे हैं। किसी डिजीज़ के बारे में ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल है, सब अपने आप को मतलब नॉलेजेबल बनाओ, ठीक है। इन्फ्लुएंजा पता है वायरस से होने वाला रोग है। टाइफाइड बैक्टीरिया से, बार क्या लिखे, छोड़ो इसे, मिटाओ, क्या लिख दिया तो लिख दिया। प्रोटोजोआ। हाँ, वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है नरम हड्डियाँ, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी या पाचन या गुर्दे की बीमारी के कारण विकसित होती हैं? बताओ हो भैया, अरे हो भैया, क्वेश्चन तो बड़ी मस्त है। ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। निम्न से किस बीमारी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ऑस्टोमाइलाइसिस, हड्डी में सूजन होता है, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी से रिलेट करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ऑस्टियोपिनिया क्या होता है? ऑस्टियोपिनिया मतलब एक तरह से
मतलब नया हड्डी बनने ही नहीं देता। जैसे टूट गया ना तो मतलब वहाँ पे जुड़ने में भी काफ़ी दिक्कत होता है, मतलब नए हड्डी का निर्माण नहीं होता। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस आपको बताना है। ठीक है। निम्न से किस बीमारी के पीछे खराब स्वास्थ्य की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा है ये। तब गठिया हो जाएगा, गठिया हो जाएगा ऑप्शन। गठिया किससे होता है? सबको पता है। निम्नलिखित में किस रोग का टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है, बताइए। बेरी बेरी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बेरी बेरी ये तो विटामिन की कमी से होने वाला है, तो इसमें टीकाकरण की क्या बात है दोस्तों? मनोभ्रंश, दस्त और जल्द की सूजन द्वारा चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को 3D के रूप में भी जाना जाता है? दोस्त पूछा गया था, सीजीएल में भी आया था क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहले भी मैं, चलिए थोड़ा सा, मनोभ्रंश, दस्त और जल्द की सूजन द्वारा चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को 3D के रूप में जाना जाता है? तो 3D के रूप में यहाँ पे कौन सा होगा जी, बताइए। लोरी पिलागरा होना चाहिए। विटामिन B3 की कमी से होता है, B3 की कमी से। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। तो नियासिन की कमी पूछ दे या फिर B3, बात सही है, मतलब एक ही बात है। ठीक है। निम्नलिखित तो कौन सा कारक इबोला रोग का कारण? अरे भाई, इबोला का वायरस है ना, इबोला वायरस। ठीक है। पैरोसोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरोसोमनिया अभी देखे थे ना, पैरोसोमनिया नहीं, वो नहीं था। पैरोसोमनिया का दूसरा नाम जो है स्लीप वॉकिंग है, मतलब सोते हुए आप चले गए एकदम से। पैरोसोमनिया का दूसरा नाम स्लीप वॉकिंग है। ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है, सोमनिलोक्विस्ट और सोमनाम्बुलिस्ट, सॉरी सोमनाम्बुलिस्ट नहीं, एक और कोई डिजीज होता है नींद में चलने और नींद में बोलने का आदत, पकड़ पकड़ कुछ भी बोलने लगता है। ठीक है। ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है, खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। निम्नलिखित में किस शरीर के अंग को प्रभावित करती है? ऐसा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आएगा, आपको किस अंग को प्रभावित करती है? ठीक है, लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, तो नेत्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी नेत्र की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है? इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि और अंधापन होता है। यह तब होता है जब नेत्र के अंदर सामान्य द्रव दाब धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसा होता है दोस्त, बहुत बार हुआ है। कहीं ना कहीं ग्लूकोमा इसमें राइट आंसर होना चाहिए, ग्लूकोमा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। गोनोरिया कहीं ना कहीं यौन संचारित रोग है, और विटिलिगो जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा का रंग खोने का कारण बनती है, मतलब त्वचा का रंग खो जाता है एक तरह से। ल्यूकेमिया का कैंसर, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यहाँ पे कुछ छूट गया। ल्यूकेमिया किस चीज़ का कैंसर होता है? तो ब्लड कैंसर होता है, बड़ी डेंजर होता है दोस्त। हर 3 मंथ में इसमें खून में बदलाव करना होता है आपको। ठीक है, रक्त कैंसर बहुत डेंजरस है। बाकी जीवन की वह अवधि, एक क्वेश्चन छूट गया है शायद। जीवन की वह अवधि, एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्त, सच बता रहे हैं। एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फोबिया से है। ठीक है। अंधेरा में भय जिसको लगता है उसको निक्टोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। पक्षियों से जिसको डर लगता है उसको ऑर्निथोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। और जंतुओं से डर लगता है उसको जोबोफोबिया कहा जाता है। क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया था, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया था सीपीओ में क्वेश्चन, मतलब एसएससी सीपीओ में आया हुआ था, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। प्रकाश का डर फोटोफोबिया है। ठीक है। बाकी देखते हैं, जीवन की वह अवधि जब शरीर प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों से गुजरता है तो क्या कहलाती है? तो उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, यानी एडिलोसेंस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, क्या कहलाता है? तो उस अवस्था को हम लोग
उस अवस्था को नहीं, मतलब वो उस भाग को यूटेरस कहा जाता है, सॉरी गर्भ कहा जाता है, यूटेरस नहीं, यूटेरस तो गर्भाशय होता है। ठीक है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पिसिक कल्चर कहते हैं दोस्त। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन पिसिक कल्चर। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जैसा जिससे जो रिलेट करता है। उद्यान कृषि समझ गए, विटिकल्चर बताइएगा आप क्या होता है? द्राक्षा कृषि, रेशम उत्पादन, एक किशमिश वगैरह से आई थिंक रिलेट करता है विटिकल्चर, किशमिश दारू शराब वगैरह से। ठीक है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। ठीक है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? वाह, क्वेश्चन तो पूछा है, क्वेश्चन तो पूछा गया बहुत बार, जब एसएससी सीजीएल का 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो 2 बार। ठीक है, सॉरी 2 होती है। ठीक है, एक नली होती है जो गर्भावस्था के दौरान माँ को उसके गर्भ में पल रहे बच्चों से जोड़ती है। ठीक है, और इसमें आमतौर पर 2 धमनियाँ जो होती है, नाभि धमनियाँ होती है और एक शिरा धमनी होती है। ठीक है, नाभि शिरा नाभि धमनी, सबको पता होगा, नहीं पता होगा सबको। निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा है बताइए? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मेरे को लग रहा है कि कहीं आपके पेपर में ना आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा ही ना। तो ओवरी इसका राइट आंसर होगा, अंडाशय में। ठीक है, आगे फेलोपियन ट्यूब जो होता है एक तरह से गर्भाशय नली होता है, जो कि डिम्ब वाहिनी या सल्पिंग्स के रूप में होता है, वही डिम्ब वाहिनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पता है, मादा जननांग ट्रैक्ट का लोचदार पेशीय भाग है जो मानव मादा में वेस्टिब्यूल में गर्भ मतलब ग्रीवा तक खुलती है, फैली हुई है मतलब। जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? देखिए, एक जीव भाग ले तो अलैंगिक होगा, और जब 2 भाग ले तो लैंगिक होगा। अलैंगिक यहाँ पे जनन होगा, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फूलों के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? फूलों के अंतरतम भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, और ये मादा प्रजनन भाग है, देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ। स्त्री केसर कौन कौन से बांटे? तो अंडाशय है आपका, वर्तिकाग्र है। ठीक है, बाकी ये सब देख सकते हैं। बाह्यदल जो है ये तो उसको मतलब फूल को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है बाह्यदल। पंखुड़ी भी जान गए, उसको अट्रैक्ट बनाता है, अट्रैक्शन का केंद्र है, मतलब अट्रैक्ट बनाने का काम करता है पंखुड़िया। बाकी पुंकेसर में परागकोश तंतु आपका इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है? पराग को फंसा कर कौन सा रखता है दोस्त? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कौन सा क्या भाग है, मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है। स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये फिर लिख दे रहा हूँ, और पुंकेसर मतलब मेल पार्ट है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह या पराग को फंसा कर रखता है? पराग को फंसा कर कौन सा रखता है बताइए? पराग को फंसा कर वर्तिकाग्र रखता है। ठीक है, यानी स्टिग्मा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पराग कहाँ है बताइए? वर्तिकाग्र कहाँ है ना यहाँ पे? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और कोशिका सेल मतलब सेल टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए एकदम लैपटॉप वाला मज़ा दे रहे हैं ना एकदम, लेकिन है तो मोबाइल ही भाई, क्या बोले। उससे कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, बताइए बताइए, अरे बताइए ना, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत। क्वेश्चन आया है क्या कभी? मैं बता दे रहा हूँ किस एग्ज़ाम में आया है। तो एसएससी सीपीओ में आया है। कब आया है? तो 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, हाल फिलहाल में आया है, तो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ। काफ़ी एनालिसिस करके क्वेश्चन आया हो दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका में तारक केंद्रक से कंफ्यूज मत होइएगा। तारक केंद्रक को सेंट्रोसोम बोला जाता है। ठीक है ना, तो क्या करता है
शुक्र कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए। अब बताइए मस्तिष्क में सेंट्रोसोम होता है कि नहीं? नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है बताइए। लाल रक्त कणिकाएं का व्यास क्या होता है? मतलब आरबीसी का जो व्यास होता है कितना होता है? कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? बताइए कौन सा होगा आंसर इसका? तो कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलता है, यानी पोषक तत्वों को ऊर्जा में चेंज कर रहा है? कौन सा पार्ट बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्त। एक मिनट, गलती नहीं बताया हूँ, एक मिनट। ठीक तो है, पोषक तत्व को ऊर्जा में हमारे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। कहाँ दिया है? अच्छा यहाँ दिया, सूत्रकणिका उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तित करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, निम्नलिखित तो कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? मतलब सेल्फ कॉपी कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, रिक्तिका जो होता है एक तरह से, मतलब रिक्तिका छोड़ो यार, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हिंदी इंग्लिश में इसमें। रिक्तिका नहीं, वैक्यूल्स बोलो। वैक्यूल्स जो होता है एक तरह से झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होता है। झिल्लीबद्ध मतलब कवर्ड होता है। ठीक है, एक तरह से। किस अंग को कोशिका का डाक घर कहा जाता है? कोशिका का डाक घर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा डाक घर और पावर हाउस में। ठीक है, डाक घर किसे कहा जाता है? तो डाक घर गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण क्या करता है? एक तरह से प्रोटीन और जो क्या बोलते हैं उसको, फैट होता है, उसको पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस तो अपना सब चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। एकदम सेंटर ऑफ एट्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जो भी समझे आप लोग। और राइबोसोम जो होता है एक तरह से प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, सबको पता है। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है बताइए। काफ़ी हमारा जो मुख है दर्द करने लगा, मुंह जो है दर्द करने लगा। काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब 1 घंटा भी हुए हैं और 111 क्वेश्चन कर चुके हैं। बताओ, 110 क्वेश्चन कर चुके हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये नहीं कि कुछ भी हुआ करा दे रहा हूँ। मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ से कितना मेहनत किया गया है इस क्वेश्चन को तैयार करने में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया में। ठीक है, बाप रे बाप, क्या बोले दोस्त, गर्मी परेशान कर दिया है। नाभिकीय झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। चले वे तो बन गए यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो केंद्रक का आई थिंक राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। और डीएनए का खोज कौन किया था ये बताइए, कि जो डीएनए है इसका खोज किसने किया था? तो अगर पूछ दे पेपर में आ जाए तो वाटसन एंड क्रिक बोल देना आप लोग, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिकाओं को पहली बार 1665 में किसके द्वारा देखा गया? तो मृत सेल का खोज जो हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किसका खोज किया? अरे भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो थे एंटोनी वान लीवेनहॉक के कौन तालाब में आपका जीवित कोशिका का मतलब खोज किया। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है एंटोनी लीवेनहॉक है। ठीक है, लेकिन आपका अच्छा प्रोटिस्टा और जीवाणु का खोज भी इन्होंने किया था, एंटो वान लीवेनहॉक। बैक्टीरिया का खोज भी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, प्रोटिस्टा का भी इन्होंने किया था। निम्नलिखित में कौन कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है?
एक नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? वैक्यूल्स, ठीक है। कोशिका जो होता है जीवन का संरचनात्मक एवं मूल इकाई होती है, ठीक है। खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्त। और कोशिका कितने टाइप के होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। बाकी आपसे पूछ देखिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 70S प्रोटीन और 80S प्रोटीन किस में पाया जाता है? आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा सब चीज़, ठीक है। केंद्रक केंद्रक कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली के समान जो पदार्थ होता है उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य बताइए। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए तो कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? पादप कोशिका की विशेषता, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका विज्ञान साइकोलॉजी का कोशिका विज्ञान का अध्ययन है कोशिकाओं का। ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या दोस्त? क्या क्वेश्चन पूछता है कोशिका विज्ञान? MTS में आया था क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रिका होती है। केंद्रीय क्या होती है जब जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी होती हैं? ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पे पहला में क्या होगा? पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका है। कोशिका को मिला के ऊतक बनता है, ऊतक को मिला के अंग बनता है, अंग को मिला के एक बॉडी बनता है, ठीक है। बाकी थोड़ी इसको मिटाइए। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। निम्नलिखित तो कौन एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? ठीक है, एकदम क्रम में है दोस्त, एकदम ऑर्डर में है एक एक चीज़। बताइए कौन एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? तो जटिल में जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन से कोशिकांगक अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते और कोशिका की आत्मघाती थैली? मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आने का चांस 90%। तो बताइए लाइसोसोम राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी तक SSC के एग्ज़ाम में 20 बार से अधिक पूछा जा चुका है, ठीक है। 20 बार पूछा जा चुका है, 20 टाइम, समझे ना। बैटरी लो हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग लो नहीं हुए। जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी परत, थोड़ा स्पीड करेंगे, बैटरी लो हो गया है और क्वेश्चन को टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने भाग में बांटा गया? तो यहाँ हम लोग ऑप्शन 2 लगाएंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन के मुख्य 2 प्रकार हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, पता है सबको। चलिए नेक्स्ट है, चलिए इसको मिलान करना है, आराम आराम से करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। कॉलम ए को कॉलम ए से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं ना कहीं ऊर्जा निर्माण के लिए यूज होता है, मतलब कोशिका में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे ऊर्जा निर्माण हो जाएगा। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का निर्माण है, प्रोटीन संश्लेषण करना है।
ठीक है। केंद्रक की बात करें तो एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र है। तो इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ बता दें, ऊतक जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें आता है आपका पहला होता है संयोजी ऊतक, दूसरा होता है आपका उपकला ऊतक, फिर मांसपेशी ऊतक, और देन आपका तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो 4 प्रकार के आपके ऊतक होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। विभजितक की कोशिकाओं के पास क्या नहीं होता है विभजित की ऊतक में? बताइए। तो इसमें रसधानियाँ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रसधानियाँ, ठीक है। कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं? कोशिका आत्मघाती थैली। रिपीट हो गया क्वेश्चन है तो चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर लीजिए लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका की कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या है कहलाते हैं? सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोकेलिक्स कहलाती है। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार रिपीट हो गया 2। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रिपीट हो गया, रिपीट इसको लिख देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रिपीट हो गया, ठीक है। संरचना कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। विभजितकों के पास क्या नहीं होता है? रसधानियाँ नहीं होती हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंग पाया जाता है? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा दोनों अंग में पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है, जो कि यूकेरियोटिक में 80S प्रोटीन का निर्माण करता है और 70S आपका प्रोकैरियोटिक में। तो इसको याद रखना है, एक आपका राइबोसोम करता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी कहाँ है? एटीपी एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा और इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र और जीन पाया जाता है, ठीक है। उस कोशिका की पहचान कीजिए कि अमीबिया आकार की होती है। अमीबिया आकार की कौन सी कोशिका होती है? WBC होती है, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका है बताइएगा। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ डायरेक्टली याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो mRNA का प्रोटीन में रूपांतरित करने में मदद करता है, ठीक है, पॉलीसोम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस, इसको मैच करना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका की रसोई जो है किसे कहा जाता है? पहले कोशिका की आत्मघाती थैली जो होती है लाइसोसोम को कहलाता है। कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस कहलाता है। कोशिका की रसोई प्लास्टिड भी कहा जाता है। इस प्रकार से मैच कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक रिपीट हो गया, ठीक है। खुद से ही किया हूँ और रात भर जाके किया हूँ, तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम से मैच करना है। तो अब देखिए कोशिका भित्ति जो होती है मुख्यतः किस में पाई जाती है? मतलब कोशिका भित्ति एक तरह का कवर की तरह होता है, कवर्ड होता है, मतलब कवर्ड चीज़ होता है, जैसे किसी चीज़ को प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो मुख्यतः पौधों में पाया जाता है, समझ में आया ना। हालांकि जीवाणु फल और कीट में भी पाया जाता है, फल तो पौधों में ही आएंगे ना, तो इसलिए तो इसमें कौन कौन से चीज़ों से मिलके बना होता है आपका उसका कोशिका भित्ति, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें पेप्टोग्लाइकन। पेप्टोग्लाइकन जो होती है दोस्त आपका जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन से बना होता है।
बाकी देखिए आपका फॉलो की कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। काइटिन की बात करें तो काइटिन जो होता है आपका कीट, कोई भी कीट पतंग वगैरह होता है उससे बना होता है। उसका मतलब कीट कोशिका भित्ति का जो, क्या बोल रहे हैं यार, कीट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का बी, एक का बी, ठीक है, फिर सी, फिर डी, फिर ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिएगा आप, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से सुधार के बताते चलूँगा। ठीक है, मैं जो बोलूँगा उसको सुनिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो आपका शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे शुक्राणु नहीं होगा, डिम्ब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। इससे 10 गुना बड़ा होता है। ठीक है, शुक्राणु से 10 गुना बड़ा होता है कौन? डिम्ब। ठीक है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में डायरेक्ट आने का चांसेस है। ठीक है, संवेदक अंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आइरिस हो जाएगा। आइरिस जो होता है आँख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और प्रकाश मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख के सामने के पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? आँख के सामने के पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? आँख के सामने के पारदर्शी भाग को जो दिखता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं ना, कॉर्निया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? हाँ बताइए, बहुत ही अच्छा है, बताइए। तो उपकला ऊतक यानी आपका एपिथेलियली टिश्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए क्या क्या लिख दिया यार, टाइपिंग में मतलब क्या ही बोलूँगा मैं, क्या पढ़ूँ इसको? कौन सा शरीर का रचर सीट की तरह व्यवहार करता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, ऑप्शन में गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग होल्ड करते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, नोट क्लियर। उस वर्षक की पहचान का जो उसका रक्त देता है। अरे भाई, वर्णक है ना, उस वर्णक की पहचान जो को उसका रंग देता है, तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय होता है। ठीक है, बाकी देखते हैं। और 3 हार्ट के मतलब 3 कक्षक वाले कौन कौन से जीव होते हैं बताइए? मतलब जितना भी सरीसृप होता है ना, रेप्टाइल क्या बोलते हैं इसका, थोड़ा सा मैं पतला करता हूँ यार। जितना भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, जितना भी रेप्टाइल्स होते हैं, सांप को छोड़ के सब 3 वाले होते हैं। बाकी एक हृदय किसी में होता है क्या? हम लोगों में होता है एक हृदय, ह्यूमन में। ठीक है, बाकी 4 कक्षक किसके? हो माफ़ कीजिए, हृदय का संख्या नहीं पूछ रहा है, उसका कक्षक पूछ रहा है। कक्षक हम लोगों में कितना होता है बताइए? 4 कक्षक वाले स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। ठीक है, पट्टिका प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट तो है नहीं दोस्त, थ्रोम्बोसाइट लिख दिया यार। थ्रोम्बोसाइट इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट गलती, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी वाला में। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में कौन में से एक नहीं है? वाह वाह विनोद, क्वेश्चन तो बनाया है।
बताइए। तो सेस्मोइड नहीं होता है, चिकनी हृदय कंकाल होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्टली हिट करेगा, देखिएगा। तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं बता दूं। पीएच लेवल मैं बता देता हूँ। 7 यदि होता है तो उदासीन हो गया, पीएच लेवल 7 उदासीन होता है। 7 से कम जाइएगा तो अम्लीयता को दर्शाएगा, और 7 से अधिक जाइएगा तो क्षारीयता को दिखाएगा, ठीक है। यानी 7 से ग्रेटर देन है तो किसको दिखाएगा? आपका क्षारीयता को। और 7 से कम है, 1 मिनट गलती होगा, देखिए। 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 1 मिनट, 7 से बड़ा है। हम थोड़ा गड़बड़ा दीजिए, 1 मिनट, दोनों तो बतवा एक ही लिख लिए। देखिए 7 से बड़ा, 7 से बड़ा है तो क्षार को दिखाएगा, क्षारीयता को दिखाएगा। अरे छोड़ो यार, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, देखो मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। देखिए 7 से अधिक होता है तो क्षारीयता को दिखाता है, 7 से अधिक जाएगा। 7 से कम होता है तो अम्लीयता को दिखाता है, इतना ही याद रखना है बस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में बीन के आकार के एक बड़ा लिम्फोइड अंग है? बताइए, बताइए। आइए ना हमारा बिहार में, अरे ठोक देंगे कट्टा कपार में। मेरे भाई ये सब गाना कौन बनाता है यार? कट्टा कपार में ठोक रहा है यार। छोड़ो, आते हैं लाइन पे। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। बाकी अगर आपका तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन होता है, ठीक है। मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो यूरोवेलिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बिलीरुबिन जानते हैं, जॉन्डिस हो जाता है तो उस समय इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्रंथि। एकदम आसान क्वेश्चन, राइट है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी पंछी है? वाह विनोद, टाइपिंग तो एकदम किया है जी, मैंने हम ही किया है लेकिन गड़बड़ा गया है थोड़ा, देख लीजिएगा। कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी पंछी तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होना चाहिए, पंछी नहीं होना चाहिए, गलती होगा, यहाँ पे ग्रंथि होगा, ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, पकृत लिख दिया, इसको लीवर बोलते हैं दोस्त, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताइए? 1 मिनट, क्वेश्चन नहीं बनना था क्या? शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियों शरीर के तापमान को बनाए रखता है? बताइए। और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सीएचएसएल का, सॉरी माफ कीजिएगा, हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये मस्तिष्क, उदर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर और तीसरे निलय के नीचे स्थित होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि का जो कंट्रोल होता है वो शरीर के तापमान का विनियमन करने के लिए और भोजन का सेवन, तरल पदार्थ का सेवन करने के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ मैं बता दूं तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करने के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, और नींद और जागना और सभी चीज़ों की स्मृति आदि के लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। ग्रंथियाँ हमारी आंखों में आंसू अवमुक्त करती है, कौन सी ग्रंथियाँ? तो लेकिमल ग्रंथि, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, हमारा फोटो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटिए। ए विनोद, हमारा फोटो मत लो, अरे आओ,
देख लो भाई, क्या क्या फोटो दिखा रहा है यार, सच बता रहे हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? कौन सा आंसर होगा बताइए? तो इसको कंठमणि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यानी एडम्स एप्पल। ठीक है, निम्नलिखित में किसे पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल देता है? तो अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया लगा दो ना, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? पेपर में आने का चांस 90%, यानी 4.4%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक तरह से छोड़ता है। ठीक है, बाकी सांस छोड़ने वाली वायु की संरचना कैसी होती है आपको मैं बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और अन्य गैस जो होता है 1% उसमें होता है। ठीक है, चलिए 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 आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है बताइए? कीड़ों में मुख्य गुहिका है। मुख्य गुहिका क्या बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, तुम कुछ और बता रहे हो। ट्रेकिया ना होता है, क्या क्या बोल रहे हैं? पकृत ग्रंथि नहीं, यकृत ग्रंथि। देखिए सुधार लीजिएगा, यकृत ग्रंथि स्रावित होती है जो ओम, वाह विनोद टाइपिंग, जो ओम पित्ताशय नामक की थैली ग्रंथि में होते हैं। जिसको देखना पड़ेगा बुक में क्या दिया है, ओम ग्रंथि लिख दिया है यार। जो स्रावित करती हैं, यकृत ग्रंथि स्रावित करती हैं जो होगा तो जो के बाद जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित रहता है, तो पित्ताशय पित्त रस। ठीक है, मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? स्टार्च कौन सा होगा बताइए? तो इसका आंसर होने से ब्यूकल कैविटी, जो कि मुख्य गुहिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका में ही होता है। ठीक है ना, और पाचन तंत्र का अंग कौन कौन सा हो जाता है? पहले मुंह से स्टार्ट होता है, ग्रसनी में यानी पैरानिक्स में जाता है, उसके बाद ग्रस नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, देन आपका रेक्टम यानी मलाशय, और फिर गुदा से बाहर निकल जाता है दोस्त। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, इसको भी याद रखना है। और ग्रस नली एक पेशीय नलिका होती है जो मुंह को अमाशय से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जैसे मवेशियों में मौजूद जीवाणु सेलुलोज में पाचन मदद करते हैं। क्या करता है? तो रूमेन, यहाँ पे डायरेक्ट तो दे ही दिया है। मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बिल्ली कहाँ पाई जाती है बताइए? तो छोटी आंत में बिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है, लगभग कितनी लंबी होती है? तो 7 से 7.5 मीटर, लगभग 22 फीट इसका क्या होता है, लंबाई होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर लंबी होती है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? हमारे मरीज, मतलब क्या कहें, देखिए माफ़ कीजिएगा टाइपिंग। हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? हमारे शरीर में उपापचय क्रिया प्रोटीन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या लवण, बताइए। क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो बता देना है आपको डायरेक्ट। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपरिवर्तनीय भाग है? इरिवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय, लिख लीजिएगा अपरिवर्तनीय। देख लेने लीजिए पहले बुक में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मतलब कॉपी पेस्ट हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में इधर उधर हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब बुक से स्कैन करके उसका गूगल वगैरह से करके इसको किया गया है। ठीक है, नहीं तो टाइपिंग करने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, क्वेश्चन करते रह जाएंगे। ठीक है, अपचनीय भाग है, अपचनीय, पवनीय नहीं, अपचनीय भाग है, थोड़ा सा परिवर्तनीय नहीं, अपचनीय है। ब की जगह च होगा। ठीक है, ब की जगह च होगा।
आहार का अपचनीय भाग है। पाचन तंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है। तो अपचनीय भाग जो होता है कौन सा होता है, यही पूछ रहा है ना। और फेज होता है, नहीं पचता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। 173 का आंसर बता दीजिए। आमाशय होना चाहिए। ठीक है। मानव मस्तिष्क से कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, बताइए। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए? तो सेरिबेलम, सेरिबरम नहीं, सेरिबेलम। ठीक है। बाकी आपका पोन्स की बात, पोन्स छोड़िए। सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसको याद रखिएगा, बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। सबसे बड़ा भाग मेडुला जो होता है मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, मेडुला। ठीक है। ये मेडुला है, माला नहीं है, मेडुला है, मेडुला जो है क्या है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है, निचला भाग। ठीक है, निचला भाग, निचला भाग। चलिए। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो कि एक अलग हिस्से में होता है, बताइए। अग्र मस्तिष्क में होता है तृप्ति वगैरह के बारे में। अब लीजिए। अब माइक का आपका बैटरी लो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। चलिए ट्राई करते हैं। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भोजन पर निर्भर करता है? मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है, बताइए। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है? एक मिनट, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? ठीक है ना, बताइएगा। तो केवल ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। मानव शरीर के किस भाग में आपको सुपेरियर रेक्टस देखने को मिलेगा? ठीक है। तो आपका आँख में होता है। ठीक है ना। आँख में आँख के ऊपर एक मांसपेशी होती है जो कि आँख को ऊपर उठाने में मदद करती है। यह पेशी 4 मांसपेशियों में से एक है। इसमें मीडियल रेक्टस होता है, लेटरल रेक्टस होता है, इंफीरियर रेक्टस होता है। आँख की गति को जो नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन मस्तिष्क का एक अपक्षय विकार तथा गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्य में लगातार क्षय जिसका परिणाम स्वरूप स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्जाइमर रोग में ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक है। बाकी मानव शरीर के भाग में मेसेंटर पेशी कहाँ स्थित होती है? तो मेसेंटर पेशी की बात करें तो जबड़ा में होता है। ठीक है। मानव कंधे का जोड़ एक उदाहरण है, तो बॉल और सॉकेट का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के हाथ की हड्डी के बारे में बात करें तो 27 होती है। कितना होती है? मनुष्य के हाथ में 27 हड्डी होती है। ठीक है। और देखिए कौन कौन सा होता है हाथ में, तो उधर 8 होता है आपका, उधर 8 8 14 22 22 22 8 14 22 14 नहीं, सॉरी, 3 3 6 3 9 9 3 11 11 2 13 13 13 5 18 18 8 26 मतलब 27 होता है। ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है। 14 जो होता है आपका कहाँ होता है, तो आपका 14 का चांद दिखा देंगे, ऐसे बोलते हैं, चेहरा पे होता है। ठीक है। सबसे बड़ा दांत होता कौन सा है? सबसे बड़ा डेंटाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। जल स्थल स्थल चर होना चाहिए, जल स्थल चर, ठीक है, जल स्थल चर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जल स्थल चर। इसमें ब्रायोफाइटा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ब्रायोफाइटा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से अपुष्पी है? अपुष्पी की बात करें तो टेरिडोफाइटा होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैच कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में भी आपके आ सकता है, ठीक है। तो नील हरित शैवाल का उचित नाम जो है कौन सा है? एक टाइप से साइनोजीवाणु बोल सकते हैं, ठीक है। लाल शैवाल जो है दोस्त आपका रोडोफाइटा है, ठीक है। हरित शैवाल की बात करें तो आपका क्लेमेडोमोनास होगा। भूरे शैवाल के एग्जाम्पल है, ओहो माफ़ कीजिएगा, भूरे शैवाल के एग्जाम्पल है सार्गेसम, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब रोटी, अचार, चमड़ा और कपड़ा किस वस्तु को कवक उग सकता है? तो बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर चारों में उगता है हमारे ख्याल से, देखो 1 2 3 4, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़ा चारों पे उग सकता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसको ब्रायोफाइटा की सॉरी, अरे यार ब्रायोफाइटा बार बार याद आ रहा है, ब्रायोफाइटा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर साफ हो जाएगा, ठीक है। हर्ब्स होते हैं हरे एवं कोमल तने पौधे। निम्नलिखित हुआ ना यहाँ पे, निम्नलिखित में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म। हम क्या बोल रहे हैं विनोद? क्वेश्चन पूछा है क्या, हम बता रहे हैं क्या? पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ठीक है। बाकी जिम्नोस्पर्म जो होता है जिनकी बीज पूरी तरह से मतलब बीज नंगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्रियों में से विभक्त होता है? बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो एंजियोस्पर्म होगा, आवृतबीजी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप जगत की उप समूह नहीं है? पादप जगत की उप समूह नहीं है तो हेमिकोडेटा, इंग्लिश देखिए, हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। कुछ पौधों में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं, उनकी कई शाखाएं नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? कोई शाखाएं नहीं होती, उनको औषधि बोला जाता है। जलीय ना होगा, एक मिनट, पहला क्वेश्चन कहाँ से है? जलीय पादपी और जंतुओं द्वारा किए जाने वाला अनुकूलन का तरीका क्या क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की प्रसरणीय सांद्रता परिवेशी वायु जल की प्रसरणीय सांद्रता के साथ बदल जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूपण होता है, यानी कॉन्फॉर्म के नाम से जाना जाता है। कैमेलिया साइनेसिस एक पौधा है जो पैदा करता है, क्या पैदा करता है? चाय को पैदा करने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर चला इन राहों में चला। एक चीज़ मैं बता दूँ, कॉफ़ी के लिए जो पौधा आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉफ़ी का जो पौधा होता है वो कॉफ़ी कैनिफेरा, एक मिनट, कॉफ़ी का कौन होता है? रोबस्टा उसका फेमस मतलब वो है, मतलब सबसे उच्च क्वालिटी का कॉफ़ी होता है। लेकिन कौन एक मांसाहारी पौधा है? लगता है क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। निम्नलिखित में किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं? रेगिस्तान, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है तो घोंघा है। चोभा लिया, ओ भाई चोभा नहीं होता भाई, घोंघा, घोंघा, ठीक है। ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है, मोलस्का में आता है। किस में आता है? मोलस्का में आता है, मोलस्का, ठीक है। हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है, छोड़ो, मोलस्का याद रखना, मोलस्का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? सिलेंट्रेटा से कौन सा संबंधित है? ओरेलिया, ओरेलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन सा एक प्रोटोजोआ नहीं है? यूग्लिना तो है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये सब है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा गोल कृमि है? ठीक है, गोल कृमि है। कौन सा गोल कृमि एक बार बताइएगा। एस्केरेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। मतलब कौन किस वर्ग से आता है? वर्ग नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कौन किस संघ से आता है? जेलीफिश जो आता है दोस्त आपका सिलेंट्रेटा से आता है। क्रेफिश जो आता है दोस्त आपका कीट में आता है। वेल मछली जो आती है आपका स्तनपाई में आती है। डेविल फिश मोलस्का में। इस प्रकार से मिलान करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए विराम में सुपरिभाषित पेशीय पैसनी हो। क्या क्वेश्चन है ये, समझ ही नहीं आ रहा है। सुपरिभाषित पेशीय है, जहाँ प लिखा हो ना वहाँ यह सुधार दीजिएगा। पेशीय पैसनी नहीं है, पेशीय ग्रसनी है, ठीक है। पेशीय ग्रसनी हो, पेशीय ग्रसनी हो तो किस में होता है? एस्केरेसिस में ही होता है। बाप रे, 200 क्वेश्चन खत्म हुआ अभी, ठीक है, देख सकते हैं इसका हाल। बाप रे, एक कैसे जीव की पहचान कीजिए, हो गया। उस जानवर की पहचान कर जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। द्विपक्षीय समरूपता किसमें नहीं है? तो निडारियन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जंतु में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान करें। अंतः परजीवी में कौन कौन से आते हैं? तो सप्टेकृमि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैच करते हैं। इसमें क्या मैच करना है? कौन सा फाइलम किस जंतु, नहीं, कौन सा जंतु किस फाइलम में आता है, नहीं। तो एक मिनट, गोल कृमि जो है अमीबा, प्रोटोजोआ अमीबा है। अमीबा प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। निमेटोडा गोल कृमि जो होता है एक तरह से गड़बड़ है ये भी ना। निमेटोडा गोल कृमि। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा में आता है आपका तिलचट्टा, इकाइनोडर्मेटा सितारा मछली। देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऐसे जीव के उदाहरण की पहचान कर जो तीसरे पुष्टि स्तर से संबंधित नहीं है। नहीं, नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ठीक है। तो इसको बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। एक तो ब्राइटनेस लेवल से हम परेशान है एकदम से। ऐसे जीव के उदाहरण की पहचान करें जो तीसरे पुष्टि स्तर से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या ये? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। सेलामेंडर निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? सेलामेंडर कहाँ गया जी? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सेलामेंडर जो है उभयचर में आता है, ठीक है।
ये संपूर्ण शरीर पर छिपा रहे होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज कहा जाता है। अच्छा, तो इतना तो हिंट मिला। और मुख्य होते समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किस संघ व्यक्त करता है? क्वेश्चन तो बढ़िया है विनोद। पोरीफेरा, पोरीफेरा कहाँ है? पोरीफेरा, पोरीफेरा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पोरीफेरा लिखो। मनुष्य निम्नलिखित में किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है तो पोरीफेरा में। बाकी कॉर्डेटा, होमिनिडी, वर्टिब्रेटा सब में आता है। एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और होता है उनका हृदय। एबीज का हृदय कैसा होता है? मैं चला फिर चला। बर्ड्स का जो होता है 4 कक्षों वाला होता है। लेकिन में किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? अरे ऐसा भी है क्या? बकरी की। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी जगत के इतलिंडा संघ यानी फाइलम, ये हिंदी में देखिए, फाइलम का उदाहरण है। फाइलम का उदाहरण है केचुआ, ठीक है, फाइलम के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम लुम्ब्रिसिना है, ठीक है, और एनेलिडा में आता है। तोते निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? पक्षी वर्ग। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। उनमें कौन किंगडम कंचक की विशेषता नहीं है? कंचक किंगडम की विशेषता नहीं है। छोड़िए हिंदी है, छोड़िए जगत की विशेषता नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट के साथ, ठीक है, आगे सबके साथ लागू होता है। प्लेटी हेलमिंथिस होता है संघ के जंतु का शरीर स्तरीय संगठन दिखाता है। क्या दिखाता है? ये देखिए क्या लिख दिया है, वो भी प्रश्न में क्या लिख दिया है। वाह, पूछते पर डेंजर हुआ है जी। प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथिस ऊतक अंग से रिलेट करता है। देखिए ऊतक अंग से संगठन दिखाता है। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? बताइए ना। प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या। पैरामीशियम अमीबा मुतीना जैसे कि शरीर स्तरीय संगठन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रोटोप्लाज्मिक। अपराधिक नहीं है, प्रोटोप्लाज्मिक। हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा के प्रकार है। किसके प्रकार है? बुलेटा लाल समुद्री शैवाल का प्रकार है, ठीक है। मधुमक्खी कितनी आँख है? 5। रसायनों के व्यास की आकार की सीमा कितनी होती है? 20 से 200 mm। बैक्टीरिया के सामने पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? जितना फुल फॉर्म कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियरो नहीं, इसको बोलेंगे ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में कौन जैंथन का एक प्रकार है? जैंथन का प्रकार है तो माइक्रोबियल गम होता है। कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उनका स्वाद खट्टा या कड़वा कर देता है? बेसिलस सेरेस होता है जो कि ऐसा करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दांतों की सरल बैक्टीरिया कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कहा जाता है? अमीर। मेलाटोनिन के लिए कोशिका में प्रोटीन को एन कोड कहा जाता है। वायरस। अमरवेल विश्व में किसका एक उदाहरण है? अमरवेल निम्न में से देखिए क्या लिखा है यार, किसका उदाहरण है? स्वपोषी का स्वधिदी लिखा है, स्वपोषी है।
ए में सुपोसी है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिला देते हैं। हेलिकेज जो होता है एक तरह से आरएनए प्राइमर संश्लेषण होता है, और आरएनए प्राइमेज जो होता है, सॉरी, डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है हेलिकेज। ठीक है, और आरएनए का प्राइमेज जो होता है प्राइमर संश्लेषण कहलाता है, इधर में 3 नंबर में। फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन होता है, और डीएनए लीगेज जो होता है नए डीएनए खंड के 3 सिरे को जोड़ने वाले 5 सिरे से जोड़ जाता है। प्याज की ऊतक को छीलने, काटने या उबलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो एलिनेज याद रखिएगा। सॉरी जाइलेनेज नहीं होगा, लीज होगा, जो कि एमिनेसिस कहा जाता है। ठीक है, स्टिप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, किससे साबित होता है? प्रोटीन। लेकिन तो कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण लेने वाले हैं? आयोडीन। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। पेप्सिन। एमाइलेज एंजाइम में पाया जाता है। लार। दूध में प्रतिरोगाणु एंजाइम उपस्थित होता है। एक मिनट, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपराइसेज और लाइसोजाइम। किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला था? बाप रे, इतना ये कहाँ से आ गया इस विधि, कहाँ से आ गया ऐसा? बट 1830 के आसपास। 1873 में ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे तंत्रिका उद्रक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा कैमिलो गोल्गी। एंटिनो वान लीवेनहॉक ने 1774 में ना किया था ये काम, जीवन रूप की खोज की थी, कोशिका के जीवन रूप कैसा होता है, सारी चीज़ों के बारे में। माफ़ कीजिएगा, 1774 में 1674 में। ठीक है, निम्नलिखित में किसे सामान्यतः ब्लड पिनर के नाम से जाना जाता है? ब्लड पिनर के नाम से स्कंदरोधी होता है जो कि एंटी कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित तो कौन 1897 में खोजा गया पहला 6 विटामिन था? पेनिसिलिन होगा। कुछ और है, यहाँ पे पेनिसिलिन होगा राइट आंसर। ठीक है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरी फफूंदी की उपस्थिति में जीवाणुओं के विकास को रोक दिया। वैज्ञानिक कौन है? यह अवलोकन किस खोज की ओर ले गया? तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर पेनिसिलिन होगा। लेकिन 1897 वाला क्वेश्चन आपका थायमिन या विटामिन B1 होना चाहिए। थायमिन है क्या ऑप्शन में? हाँ, थायमिन लिखा है। B1, विटामिन B1 यही राइट आंसर होगा। ठीक है, BCG के लिए देखिए, ये जो हिंदी लिखा होगा इसके ऊपर बिलीव मत कीजिएगा, गलती लिखा होगा। बेसिल कैलमेट गुएरिना सही है। टीका है किसके लिए लगता है? तो टीबी के लिए लगता है, तपेदिक। माफ़ कीजिएगा, एक बार तपेदिक हम बता दिए थे, उसको हम टाइफाइड बोल दिए थे, लेकिन तपेदिक जो होता है टीबी होता है। ठीक है, तपेदिक इज कॉल्ड टीबी। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, अगर शुरू में जो क्लास देखे होंगे बोलेंगे कि गलती बता दिए होंगे। नहीं, तपेदिक जो होता है क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है,
दिमाग में आ रहा था टीबी, लेकिन बोल दिए क्या बोलते हैं, दूसरा ही कुछ बोल दिया हम, टाइफाइड बोल दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक माना जाता है जिसका उपयोग गत्ते के संक्रमण, मस्तिष्क या उदर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। अठारह सौ उनहत्तर में एक नया शब्द ओंकोलॉजी, डिकोलॉजी का नाम किसने रखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है? इसका आंसर अर्नेस्ट हैंकल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कीड़ों और उनके इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंध का अध्ययन रखता है? इसके लिए एंटोमोलॉजी, पर्यावरण, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या क्या दिया है जी? इसका एंटोमोलॉजी होना चाहिए, कीट विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कीट विज्ञान। बाकी जो आचार विज्ञान होता है इसे एथोलॉजी बोला जाता है। थी माइकोलॉजी जानते ही है, माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी कमेंट बॉक्स में बताना है। पक्षी विज्ञान और नीथोलॉजी होता है। ठीक है, 1869 में एक नया शब्द ओंकोलॉजी रिपीट हो गया। लेकिन कौन सा कीड़ों और उनके इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंध का अध्ययन है? बताइए इसको। तो क्या बोलेंगे? ये तो हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं। इचिथोलॉजी किसे कहा जाता है? इचिथोलॉजी किसी समझ का मछली के अध्ययन से। ठीक है, एग्राफिया क्या है? लिखने की क्षमता का अभाव। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर विधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र प्रसूति विज्ञान का लिए। किस शब्द का प्रयोग घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है? साइनोलॉजी। कौन सा खाद्य में एक अदृश्य दैविक खतरा है? फफूंदी। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनहेरोलॉजी। ओनहॉरोलॉजी। डीएफसी का पूरा नाम क्या है? डेट्रिटियस फूड चैन। निम्नलिखित में कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वकोशी जीव है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? एक काम करते हैं, इसका आंसर आपसे ले लेते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि कम से कम एक दो क्वेश्चन आपको भी कमेंट बॉक्स में करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मैराथन क्लास ख़त्म होता हुआ, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन क्लासेस वगैरह के आए तो आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ एक शेयर तो बनता है दोस्त। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन डिक्टो आपके पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, तो क्लास को रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।